नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। मेरठ नगर निगम तब जंग के मैदान में तब्दील हो गया जब बीजेपी पार्षदों और सपा बसपा के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ विपक्षी दलों के पार्षदों ने धक्का मुक्की और मारपीट की कोशिश की, जिसके बाद भाजपा पार्षद भड़क गए और फिर उन्होंने बसपा पार्षद आशीष चौधरी को दौड़ा दिया और दौड़ा के उनको पीटा गया। इसके बाद मेरठ नगर निगम लड़ाई के अखाड़े में तब्दील हो गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बसपा और सपा के पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब सवाल यह है कि पार्षदों को ये करना कितना शोभा देता है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा है। ऐसा शब्द हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए तो तुरंत कैच होगा, वही चलेगा। तो जो उन्होंने आज कर दिया ये तो रिकॉर्ड हो गया। मैं तो देख रहा हूं जो एमएलसी है वो जब चांटे मार रहा है, उसके बाद में बीच में और कई लोगों ने मारे चांटे और फिर मंत्री ने उसके बाद मारे। उसके बाद में मंत्री के क्षेत्र का है कीर्ति, दोनों ही मंत्री नहीं दोनों क्षेत्र के। लेकिन ये तो गांव ऐसा है घोपला, मान लिया जैसे मान लिया मैं अपने क्षेत्र में किसी चुने हुए आदमी का बदतमीज कर रहा हूं, उस गांव में घुसूंगा कैसे? कल को तुम्हें भी तो उस गांव में जाना वोट मांगने। इस लड़ाई में विधायक जी सरिया का भी प्रयोग किया गया। बाहर सरिया से निकाल के लाया सरिया। हमारा एक कहना है, कानून को इसमें अपना काम करना चाहिए। देखिए, बोर्ड की बैठक थी और हमारे आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी जो मेरठ के महापौर हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चल, जो हमारी सरकार की नीति भी है उसी के अनुसार बोर्ड की बैठक चल रही थी। लेकिन कुछ लोग जो उनकी आदत में है, मुझे लगता है कि जो संस्कार उन्हें उनकी पार्टी के मिले हुए हैं उसी के अनुसार आज भी उन्होंने ये अराजकता की है। और मैं कह सकता हूं कि वीडियो फुटेज देखी जा रही है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी। वहाँ पे बोर्ड बैठक में जितने भी वहाँ के नामी सदस्य हैं, जो भी वो आपके एआईएम के थे और क्या नाम है सपा के थे, असपा के थे, तो वो पार्षद सारे मिलकर के इस बोर्ड बैठक को नहीं चाहते थे। बात यहाँ तक नहीं है बोर्ड बैठक ना चाहे ना हो, लेकिन एक मात्र शक्ति के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करेगा, गलत शब्द बोलेगा, गाली देगा, ये योगी जी की सरकार है, इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे की कार्रवाई नियमानुसार होगी। हमारे महापौर हरिकांत जी उसके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, नकारात्मक साफ कार्रवाई करेंगे। तो मेरठ में ये मारपीट हुई है, पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और सवाल ये है कि सदन में जिस तरीके से मारपीट होती है उसके बाद से वहां के सांसद को निलंबित कर दिया जाता है, और अब जब ये विधान परिषद में ये जिस तरीके से मारपीट हो रही है, इस पे क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि मेयर की तरफ से ये कहना है कि कार्रवाई होगी, यानी कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए किस तरीके से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम पार्षद, और कहा जा रहा है कि बीएसपी और सपा के पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर बीजेपी के पार्षदों ने पीटा है। दरअसल ये पूरा मामला जो था वो हाउस टैक्स से जुड़ा हुआ था, और इसी को लेकर जब फुलबाग का नाम लिया गया कि वहां के लोगों से हाउस टैक्स क्यों नहीं लिया जाता, इस पे एआईएमआईएम के पार्षद भड़क गए और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के पार्षद भी, बीएसपी के पार्षद भी अग्रसर हो गए और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। और इसके बाद से ये तस्वीरें सबके सामने हैं। बात यहां तक आ गई कि कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है, और धनोज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बाकी मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, ये कितनी शोभा देती है, और ये क्या जरूरी है कि इस हद तक बात आनी चाहे? बिल्कुल, देखिए सदन होता है जनता की कार्रवाई के लिए, सदन होता है उस जिले के लिए और प्रदेश के लिए, विकास के लिए। सदन होता है बैठ के आपस में समन्वय बना के और अपने जिले को, प्रदेश को और अपने नगर को साफ सफाई सुथरा बनाने के लिए। मतलब जहाँ पे अभद्रता, गाली गलौज, बदतमीजी आ जाए तो सदन क्या चलेगा? और सदन की गरिमा सबको बना के रखनी चाहिए। अगर जनता ने उन्हें अपना पार्षद या अपना सफाई और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर रहनुमा बना के उन्हें चुन के भेजा है तो उन्हें गरिमा को रखना चाहिए। मगर जो मिनट में हुआ वो नहीं हुआ और नहीं चाहिए, क्योंकि नेता करता है किसी पार्टी को, मेरी को या आपकी पार्टी को, उनको सब कुछ संयम आप बताइए लड़ने के। तो अगर कुछ लोगों को आदत करने के लिए आपको
प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा रुक करेंगे आपका। धनुष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनुष जी, हम देखते हैं कि सदन में अगर किसी तरीके की हाथापाई होती है, बल्कि वाद विवाद में, बहस में भी जब इतनी बात आगे बढ़ जाती है कि वहां पे सभापति को तुरंत एक्शन लेना होता है और निलंबित कर दिया जाता है, और अब जो मेरठ से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और ये तस्वीरें जब घरों तक जा रही है, एक काफी शर्मनाक वाकया हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। जनप्रतिनिधियों की आचरण ना जाने कहां खो गई। अगर जनप्रतिनिधि का आचरण की मैं बात करता हूं, उसमें सभी जनप्रतिनिधि आता, कोई पार्टी विशेष नहीं। देखिए, मेयर के सामने बोर्ड बैठक की मीटिंग हुई, जितने भी मेंबर थे, क्योंकि उसमें सभी मेंबर होते हैं और बोर्ड बैठक में उसको उपस्थिति होती है। समझना होगा कि जो मामला ये हाउस टैक्स का, तो ये जनता के हाउस टैक्स का मामला नहीं है, इनके अपनों का ही है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके ही, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, ये पहली घटना नहीं है, लेकिन इस बार हद हो गई। पहले तूतू में हुई थी, लेकिन इस बार हाथापाई हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है सुटी, ये लोग सदन में जनता के लिए गया है या खुद के लिए गया है? अगर विपक्ष का हो या पक्ष का हो, ये लोग अपना संयम क्यों नहीं बरकरार रखते हैं? ये लोग क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम वो पार्षद हैं जो पार्षद कम गुंडई जाए, जो यूपी में चलता है गुंडई, क्या इन लोगों को शोभा देता है? एक भी पार्षद यह कह दे कि हमने जनता के लिए काम किया और जनता के लिए लड़ा, तो हाथापाई होता ही नहीं। अगर आपको बोलना है तो आप अपनी बारी का वेट करेंगे, बोलेंगे। लेकिन आपने जो सवाल किया कि सांसद में निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो है मेयर ने कहा है न्याय का इकबाल बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम फुटेज देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और जो दोषी पाया जाएगा, तो देखिए मेयर के लिए यहाँ न्याय करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मामले में दोनों पक्ष दोषी है। चाहे जिस किसी ने उकसाया हो, जिस किसी ने रिएक्ट किया हो, जो भी प्रतिक्रिया हुई हो, लेकिन हाथापाई तो दोनों की हो गई ना। अरे पक्ष विपक्ष हो गई। अभी आपको यही समझना है कि ये क्यों हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। और अब इस पर देखिएगा जम के राजनीति होगी, और राजनीति हो रही है। राजनीति धनुष जी ऑलरेडी हो रही है। आशीष मिश्रा जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, राजनीति क्यों हो रही है? आखिर क्यों अजय राय उनके घर पहुंचे और क्यों इसको एक राजनीति का रूप दिया जा रहा है? 24 का चुनाव सर पे है क्या, इसीलिए? आशीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अनम्यूट कीजिए पहले आप अपना माइक। जी, हाँ, बात रखिए। मैं ये कहना चाहता था स्वीटी जी आपके माध्यम से कि अगर कोई सत्ताधारी विपक्षी दल के किसी नेताओं को या कार्यकर्ताओं को पीटे, तो क्या एक विपक्ष के नेता होने के नाते उसके घर पे जाना, उसके सुख दुख को बांटना या उसके दर्द को समझना, इसमें राजनीति किस लहजे से दिखाई देती है? जाए तो दिक्कत, नहीं जाए तो दिक्कत। इसी तरीके से जब बीएचयू के कैंपस के अंदर महिला के साथ में जो एक पढ़ने वाली छात्रा थी, उसके साथ में बलात्कार होता है, 1 नवंबर 2023 की घटना है। जब बलात्कार होता है तभी भी कोई और आवाज उठाने वाला नहीं होता है, तो वहां पे आवाज उठाने वाले रहते हैं अजय राय। जब अजय राय जी के आवाज उठाने के बाद कैंपस के अंदर विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन किया जाता है, तब धारा 376 ड लगाया जाता है। ठीक है, अब इस समय नहीं हुआ तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण है, और आज नहीं कल वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता निकलेंगे। इस वजह से सक्षम पटेल होने दो, चौधरी होने दो, या फिर कुणाल पांडे होने दो, तीन के तीनों भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी आईटी सेल के संयोजक और
सह संयोजक निकले हैं। आखिर इनको 2 महीने तक और एक पीड़िता को उसका पता करने के बाद बात मेरठ चल रही है, वाराणसी नहीं है हमारा मुद्दा। हाँ, मेरठ पे आई है आशीष, वहाँ पे चल रहा हूँ। हाँ। उस समय भी अजय राय जी ने ये मुद्दा उठाया था। अजय राय जी के ऊपर लंका थाने के अंदर वहाँ के उस समय के मौजूदा थाना अध्यक्ष और एसीपी साहब, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर अजय राय पर मुकदमा करने का काम किया था। ठीक उसी तरीके से आज जब पिटाई हुई है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी का क्या योगदान था, क्या काम था वहाँ पे? अच्छा, अरे वहाँ पे बात चल रही थी, वहाँ के जो पार्षद थे अपने अपने स्तर के लोग बात कर रहे थे। ये विधानसभा का सदन तो था नहीं ना। लेकिन तो अभद्र टिप्पणी किसने की थी? अभद्र टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी फिर? अभद्र टिप्पणी में वो गए क्यों वहाँ पे? और अभद्र टिप्पणी क्या होती है? आप कौन होते हो वहाँ पे बोलने वाली है? 2 पार्षद हैं, रेखा सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद थी, निश्चित तौर पे बातचीत अगर चल रही थी, उन्होंने हाउस टैक्स को लेकर मुद्दा उठाया था। अब वो हाउस टैक्स का उन्होंने मुद्दा उठाया तो वहाँ पे जो सपा बसपा के और अन्य पार्षद होंगे वो बात करेंगे वहाँ पे। इसका मतलब एमएलसी का आके वहाँ पे दबाव बनाना, और अगर आप हुड़दंग करोगे किसी के सामने करोगे तो जानबूझ के ये क्रिएट किया गया है, जानबूझ के की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है, उन्हें सत्ता का इतना गुमान हो गया है कि कभी वो थानेदार की पिटाई कर देते हैं, कभी थाना के अंदर सिपाहियों की पिटाई कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और कभी इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे कोई बात नहीं थी और अजय राय जी वहाँ पे गए, निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों के साथ में इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते हैं, वैसे हम अपने विपक्ष के साथियों के साथ में अगर कोई मारपीट उनके साथ में करता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी होने के नाते, यानी कि आप कह रहे हैं प्री प्लान चाहिए। प्रदीप जी जवाब दीजिए। मैं वही देखिए, इन्होंने क्या कहा कि एमएलसी का क्या काम? आपको पता जब एमएलसी जो क्षेत्र का या एमएलए होता है और जब विकास बोर्ड की जब मीटिंग होती है तो उसे अपने क्षेत्र के प्रदेश के विकास के लिए पार्षदों को जो बैठा जाता है बोर्ड मीटिंग में, सबको बुलाया जाता है। और जो नगर आयुक्त होता है, जो नगर कमिश्नर होता है, वो सबको बुलावा देता है। और किसकी अनुमति से? इसमें अनुमति नगर आयुक्त और मेयर की होती है कि इस मीटिंग में ये उपस्थित होंगे, इनका अनिवार्य है आना। तो थोड़ा सा आप समझ लो। आप अजय राय की व्याख्या तारीफ करने के लिए यहाँ बैठे हो। अजय राय ने कोई झंडा नहीं काट रखा है, वो अजय राय वही है क्या? अध्यक्ष बनते सबसे पहले दलित आए थे उन्हें बधाई देने के लिए, तो घर से बाहर निकलवा के धुलाई करवाई थी। अजय राय की तारीफ कर रहे हैं यहाँ थाने में? अजय राय जी को मुकदमा क्यों हुआ था लंका थाने में? उन्होंने कहा था ना अजय राय जी ने कि 3 के 3 बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। भी नहीं है या टिकट लेने वाला तक कोई पार्टी नहीं मिला कांग्रेस को। प्रदीप भटनागर जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अजय राय जी ने जब कहा था तो ये जांच का विषय था। ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठाए तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो। ये आपको गुमान है सत्ता में रहने का, और कुर्सी पे बैठने के बाद आपको लगता है कि आप यूं ही किसी की आवाज दबा दीजिए, तो ये नहीं होना। टिकट लड़ाया गया है तो यहाँ बैठ के कांग्रेस अपने अजय राय की तारीफ ना करे। अगर नेतागणों की लड़ाई सदन में हुई है तो आप इसका रोष व्यक्त कीजिए। जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए और जनता की भलाई का काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नहीं कराएगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा दिए हुए पास पर संसद भवन में कूदा दिया लोगों को। तो क्या चाहिए? आप नगर निगम की बात कर रहे हैं? नगर निगम की बात की, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी प्रताप सिन्हा के द्वारा दिए हुए पास पर 2 अराजक तत्व कूद गए। ये तो मैं आपको संसद भवन की बात बता रहा हूँ। आप नगर निगम में कहाँ जा रहे हो महोदय? यहाँ पे तो ये सब चीजें आपने तमाशा बना के रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम किया है। आपका जितना पर टिकट लेने वाला नहीं था, और कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के साथियों के साथ यूं ही दम खम के साथ में खड़ी है। आके उंगलियां दिखा रहे हैं कर लेना। हमारे नेता ने पहले कहा था राहुल जी ने, डरो मत बात को, और हम डरने वाले। अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक तिवारी जी आपका, सपा के प्रवक्ता। अशोक तिवारी जी, आखिर क्या जरूरत थी जब मुद्दा उठ रहा था फुलबाग के टैक्स का, तो अभद्र टिप्पणी क्या जरूरी थी? बात आराम से नहीं हो सकती थी? हाथापाई तक बात पहुंच गई, इतना क्या जरूरी था? सवाल यही है। सच्चाई ये है प्रियंका जी कि ये चीजें जो होती हैं ये बड़ी ही मतलब क्या हुआ जो है निंदनीय होती हैं और बहुत ही दुखद होती हैं। देखिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अभी कांग्रेस के साथी भी हमारे कह रहे थे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊहापोह की स्थिति में है कि उसके नेताओं के द्वारा
मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि अपनी चरम पर है उनका जो अहंकार है, और उसका फलस्वरूप जो है अभी देखिए किस तरह से सांसद ने पुलिस थाने में मतलब जो है आप देख लीजिए कन्नौज में किस तरीके से किया, और उसका जो है क्या क्या चीजें हुई जनता के सामने सारी चीजें हैं। अभी संसद में ही जो है एक सांसद के पेट पर किस तरह से घटना हुई, उसके ऊपर कोई भाजपा की टिप्पणी नहीं आ रही है, ना उस पर कोई भी सवाल हुआ, ना उनको नोटिस दी गई है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए कि इनके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं इनके तो ऐसी चीजों को जो है इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि जो है जो बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हिंसा या इस तरह की चीजों के जरिए बात को उलझा करके और कहीं ना कहीं से चाहते हैं अपनी रोटी सेकना कि इधर मुख्य मुद्दों पर बात न जाए और बात इधर उधर के विवादों में और जो है अराजक चीजों में चली जाए। तो ये भाजपा का शासन है, भाजपा को इस पर जो है बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। जैसा करनी करेंगे 24 में, वैसे ही जनता पूरी तरह से बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, एक एक दिन का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो उसके सर पर जो है समझ लीजिए कि सर से ऊपर हो गया है पानी है। अब इस तरह की चीजें काम नहीं आने वाली हैं। भाजपा का जो है ग्राफ इतना गिर रहा है नीचे कि प्रियंका जी आप स्वयं भी इस चीज को एहसास कर सकती हैं और पूरा देश और प्रदेश एहसास कर रहा है कि भाजपा नहीं संभाल पा रही है शासन को। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षा का क्या है, आज हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। आंकड़े कम कर देने थोड़ी हो जाता है। आज हालात ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर मोर्चे पे विफल है। ये तो एक तरह से इनका एक तौर तरीका है कि अपने को थोड़ा सा बहुत दबंगई करने का जो है और चीजों को उलझाने का। तो ये समझ लीजिए कि आप इससे अब काम चलने वाला नहीं है। भाजपा इतने बैकफुट पे आती जा रही है कि उसको अब जो चीजें दिखा रही है कि जो है अरे भाई धर्म की बात करती है, जात की बात करती है, लेकिन धर्म जात से काम चलने वाला नहीं है। धर्म तो सभी का है, हमारा भी है, आपका भी है, पूरे देश का है। तो अब तो मुद्दों पे लड़ाई है ना, मुद्दों से आप ध्यान नहीं भटका पाओगे। मुद्दों से ध्यान भटका रही है यानी कि बीजेपी बिल्कुल कर रही है। बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाना था क्या? नहीं, हाउस टैक्स पे बात करना अच्छी बात है, लेकिन उसको एक तौर तरीके से होना चाहिए ना। सपा पार्षद ऐसे बौखला क्यों गए थे फिर? नहीं, देखिए उसको समझा कर बात करने, आपस में बातचीत होती है और बातचीत को जो है एक अच्छे रास्ते से उसको हल किया जाता है। सवाल है अशोक जी की बातचीत होती है, अभद्र टिप्पणी नहीं की जाती है। और अगर अभद्र टिप्पणी भी हो गई प्रदीप जी तो हाथापाई जायज नहीं है, और खासकर तब जब पुलिस वहाँ पे खड़ी देख रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदीप जी जवाब किसी भी तरफ से हो, मतलब हाथापाई तो नहीं है, लेकिन कुछ पता तो है नहीं। यहाँ बोलने में ये चाहती है, फलाना चाहती है, बोलने से मतलब होता है कि या महिला जितनी खराब जो है, ये वही अब्दुल प्रधान है, ये वही अब्दुल प्रधान है जिन्होंने एसपी को गाली बकी थी। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मगर गुंडाई है ना, अभी दिमाग से उतरी नहीं है। किसी को चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप गालियां बकोगे, खड़े होके कॉलर खेचोगे, देखिए कोई चीज यहाँ बैठ के आप जो मर्जी बोल दो, जनता परेशान है। क्या आपको नहीं पता 3 राज्यों में क्या हुआ आपके साथ? देखिए शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात रखी जा सकती है। छोड़े पे तो जनता ने अभी 3 राज्यों में 0-0 लिखा है। नहीं तो प्रदीप जी अगर कोई अभद्र टिप्पणी भी कर रहा है तो आप हाथ उठा देंगे उनके ऊपर? कानून व्यवस्था कहाँ गई फिर? हिंसा तो कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपने अभी खुद प्रियंका जी आपने खुद बोला जो है हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। पहले गाली गुफ्तारी करी गई जो समाजवादी पार्टी के बढ़ने का कोई भी चीज कर लीजिए आप अपने को सही साबित करने के लिए, कुछ भी कहीं किसी भी मैं कोई साबित नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने को पुष्टि करने के लिए साबित करने किसी भी साबित करने यहाँ बैठे। हम तो चाहेंगे कि पार्षदगणों की जो लड़ाई हुई है आपस में सुलहनामा हो, सदन भी चले, वो भाईचारे से रहे। मेरा कहने हो गया भाईचारा आपके अंदर होना चाहिए ना, आपके अंदर और आगे चले ना। लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, लड़ाई झगड़ा बढ़ाना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लड़ाई झगड़े में। हम चाहते हैं कि जो भाईचारा बना है वो सदन में भी बना रहे, भारी बना रहे, और जो जनता का काम है, जो प्रदेश का विकास है, जो जिले का विकास है, वो होता रहे। और आप चाहें कि आप दबंग बन के काम करें तो वो नहीं हो पाएगा। पार्टी तो अब जो दबंग नहीं हो पाएगा, जमाने चलेगा समाजवादी पार्टी के दबंग के वो किसी भी तरीके से चीजों को उलझाने में विश्वास रखती है। ठेकेदार छोड़ रखे थे उनके चले गए। जी
तो थोड़ा सा अशोक जी संयम बरतना पड़ेगा, ये गुंडैया छोड़नी पड़ेगी आपको। नहीं वही प्रदीप जी कहा जा रहा है कि संयम बरतना पड़ेगा, काफी जरूरी है कि क्योंकि आप जिस पद पे विराजमान है वहाँ पे हाथापाई कतई शोभा नहीं देती है। लेकिन ये बात आप समझ लें, जो आप हमें बता रहे हैं उसको आप समझ लें, अगर आप समझ लें तो सारा काम ही अच्छा हो जाए। भाजपा कब समझेगी आखिर संयम बरतना? पुलिस के पुलिस को गालियां देने लगती है, भाजपा को अपने तरीके किस जमाने का राजा समझ बैठी है कि वो एक बड़े नेता को, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठना चाहिए, अखिलेश जी थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को या पार्षद गणों को क्लास देंगे, भारतीय वर्दी वाली वो निकलेगी नहीं। प्रदीप जी अगर उनको जरूरी है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष उनके कार्यकर्ता के साथ बैठे, तो ऐसे में आपके भी पार्टी के अध्यक्ष आपके कार्यकर्ता के साथ बैठे, ये भी काफी जरूरी हो जाए, क्योंकि हाथापाई बीजेपी की तरफ से की गई थी। ठीक है आशीष जी अपनी बात रखिए। ठीक है आप किसी भी तरह की हिंसा की वकालत नहीं कर सकते हैं ना। हिंसा की वकालत कर तो रहे हैं आप, आवाज बन गए हैं आप। आऊंगी अशोक जी, प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार तो आशीष जी अपनी बात रखिए, फिर आऊंगी मैं आपके पास। स्वीटी जी देखिए कैसा है कि एक हम लोग एक राजनीतिक दल के, चाहे प्रदीप भटनागर जी हो, अशोक भाई हो, हम सभी लोग एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं। निश्चित तौर पर जब हम कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो लोगों की उम्मीदें और आशाएं आकांक्षाएं हमसे जुड़ी होती हैं। हम वहाँ पे अगर चुन के भेजा गया है तो हमारा कुछ दायित्व होता है। और निश्चित तौर पे देखिए अगर आज भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है तो वहां पे भी अगर उनकी अगर संख्या ज्यादा है तो संख्या ज्यादा होने पे प्रभाव थोड़ा ज्यादा बना रहता है। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमसे जो छोटे दल के लोग हैं उन लोगों को भी सम्मान के रूप में देखा जाए। यानी कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी बड़ा दल है? अगर सुनिए, अगर जो विकास जो जनता जो कौन इनका है, सुनिए एक मिनट जी, अगर हाउस टैक्स का विषय है, सुनिए एक मिनट जी, अगर हाउस टैक्स का विषय है और हाउस टैक्स अगर कोई कॉलोनी बनी है उस पर लगाया मिनिमम लगाना चाहिए, क्या हाउस टैक्स आएगा तभी तो जिले का विकास होगा? ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। हाउस टैक्स का नहीं है, अगर सवाल हिंसा को रोकने का है। पीछे यही होता है, प्रवृत्ति कैसे आ जाती है? एएमआई के जो पार्षदगण या समाजवादी पार्टी के पार्षदगण कहते नहीं जी इस क्षेत्र के अंदर हाउस टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा जी? बोला नहीं जी एक समुदाय देखिए बातचीत करने के लिए हमारे देश में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, आप लोग है ना, आप मुझे सांसद अगर गाली गलौज करता है, दूसरे को धमकाने का काम करता है अपने से छोटे दल को, तो निश्चित तौर पर ये छोटे स्तर पर जो नेता है अशोक जी और लड़ाई कर रहे हो, अशोक जी बीच बचाव कराने आए, ये तो आप ये करना चाहिए। आपको कार्यकर्ताओं में भावना उत्पन्न हो रही है, नहीं होता है। आप उत्तर प्रदेश बात में क्या बोलूं आप देखिए, नहीं ऐसे नहीं जाइए, गर्म कोल्हू के अंदर दलित युवती को उठा के फेंक दिया जा रहा है। आदरणीय आशीष जी, समझे चल रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर दो जने लड़ाई लड़ रहे हो, अगर आप एमएलसी या एमएलए हैं और मैं अशोक जी लड़ रहे हैं, अगर आप मेरा बीच बचाव कराने आ गए तो मैं आपको गाली बकूं क्या? बीच बचाव में उन्होंने क्या किया था? तो यही उस विधायक के साथ यही हुआ, उन्होंने क्या किया? बीच बचाव करने आया, बीच बचाव में उसके पार्षद ने गाली का प्रयोग करते हुए विवाद का शुरू नहीं हुआ देंगे। आप विवाद करना नहीं चाहते, चलिए आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप विवाद समझ में नहीं चाहते, विवाद क्या है? नहीं प्रदीप भाई मैंने आपकी बातों को सुना, मैं यही कह रहा हूँ कि जब बड़ा अगर कोई व्यक्ति वहां पे है तो अगर वो बात करता है तो बात की एक मर्यादा होती है, एक संयम होना चाहिए उसका। लेकिन अगर आप हाथ उठा के सामने वाले को धमकाते हुए अगर पेश करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा? और आप ये बात को समझिए, होता क्या है जब कोई बड़ा नेता इस तरह की टिप्पणी करता है तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनके पीछे के पार्षद वो हा करके कूद जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ना टिप्पणी जायज है ना हाथापाई जायज है। मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ। ठीक है, धनोज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। धनोज जी, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बीजेपी के पार्षद तो पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस भी साइड में खड़ी है, और एक दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये योगी की सरकार है, अभद्रता कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है?
देखिए स्वीटी, समझना पड़ेगा, मैं एक पत्रकार के नाते जब बोर्ड की बैठक होती है उसको रिपोर्ट करने का मुझे मौका मिला है। उस टाइम सभी पार्षद जो है ना वो अपने आप को मेयर से बड़ा समझता है, चेयर को कुछ समझता नहीं है। उनको लगता है कि मेरा ही फैसला आखिरी फैसला है। आप भी देखिए जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उससे यह तीनों बैठे हुए हमारे को पैनलिस्ट मित्र को अच्छा लगता है क्या? चाहे वो भाजपा के लिए, चाहे वो कांग्रेस के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए, जनता जो लाइन में लगकर वोट देती है वो इस दृश्य को देख कर क्या खुश है कि ये लोग वहां जाकर जो हरकत कर रही है, गुंडई वाली बात, मारपीट वाली बात, ये वो अपशब्द यूज कर रहे हैं, जो कि मतलब राजनीति में देखिए साफ सुथरी राजनीति की बात कर रहे हैं। वहां आप अपनी बात रखिए, नहीं सुनता बैकआउट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। वो कितना ही बड़ा तिकरम खान नेता क्यों नहीं, उसका किरकिरी होगा, बिल पास हो जाना एक अलग बात है, लेकिन जनता में चर्चा होती है कि ये जो सरकार है अतिक्रमण करती है, या जो सदन अतिक्रमण करती है, ये चीज ये लोग जानते हैं, हमारे मित्र अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो पार्षद है उनको लगता है कि नहीं जी इस एरिया में नहीं होगा, उस एरिया में नहीं होगा, वो मेरा चाचा, वो मेरा ताऊ है, वो मेरा खाला है, वो मेरा फूफा है। अरे आप पार्षद हो, आपकी जवाबदेही सदन के प्रति है, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। हमारे देश में बटा हुआ है, क्या बटा हुआ? बीपीएल कार्डधारी। तो किसके चाचा फूफा फुलबाग में रहते हैं धनुष जी? मैं तो देखिए वीडियो ही बता रहा है कि सभी के चाचा फूफा रहते हैं। मैं तो किसी एक को घेरूंगा नहीं, मैं तो सभी को, मैं तो भाजपा से भी कह रहा हूँ, कांग्रेस से भी कह रहा हूँ, सपा से भी कह रहा हूँ, वहाँ जो भी है उनसे कह रहा हूँ कि चाचा फूफा के विषय मत सोचिए। जनता आपका चाचा है, जनता आपका फूफा है, जनता ने आपको वोट दिया है, उनके हक में काम करिए, उनके जो है विकास को करिए। मेरठ कोई स्वर्ग थोड़े बन गया, आप देखिए स्वर्ग बनाइए ना, मेरठ को सुंदर बनाइए, सुंदर पेयजल दीजिए, वहाँ चल रहे स्कूल में अच्छी शिक्षा दीजिए, टाइम पर वेतन दीजिए, ना कि इस तरीके की वीडियो दीजिए। अब ऐसे में प्रदीप भटनागर जी देखिए, विपक्ष ये कह रहा है लगातार कि बीजेपी गला घोटने का काम कर रही है विपक्ष को। इतने लंबे दो पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन करा, वो हमने आपने देखा अच्छा कि इनसे NH-24 नहीं बनाता। अगर चाहते दिल बड़ा होता तो कुमारी बहन मायावती जी बना सकती थी, अच्छा, या अखिलेश जी आके शुरुआत कर सकते थे, क्यों नहीं NH-24 बनाया? आज जो मेरठ को और हापुड़ को, जो आज मुर्दाबाद तक इतने बड़े हाईवे को जोड़ता है, मगर नहीं, केवल क्या था कि बैगों का काम चल रहा था। 5-6 जिस राज्य के मुख्यमंत्री हो, क्या हमने देखा नहीं आजम खान जैसे जो अपने आप को प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हो, क्या कहते हैं? अरे कहीं जाने के डीएम तो मेरे जूते उठाएगा। जो आप नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी शिक्षा देंगे कि भाई अधिकारियों के आगे अधिकारी कहेंगे भाई मैं कल MLA बन जाऊंगा और परसों ये डीएम और SSP मेरे जूते उठाएंगे, मेरे को सलूट मारेंगे, तो बताइए जनता क्या करेगी? जो उनके नीचे के नेता जो ऊपर पौध बढ़ के पार्षद या MLA MLC या और चेयरमैन दुनिया भर बने, तो उनके दिमाग में क्या होगी? जब खुद के नेता इस टाइप की विचार विमर्श रखते हो, अधिकारियों को गाली बकने का, धमकाने का, हाँ भाई आपने देखा नहीं अखिलेश यादव हॉस्पिटल में गए थे कहीं कोविड में, तो किस तरह बात कर रहे थे डॉक्टर से धमका के, वो भी हमने अशोक जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। नेता जो सिखाएंगे वही तो नीचे कार्यकर्ता सीखेंगे। तो अखिलेश यादव ही सिखाते हैं, अब तो टिप्पणी करना। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि अखिलेश यादव। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट अशोक जी बात रख ले, फिर आऊंगे आपके पास। प्रियंका जी बहुत शालीनता के साथ, सब लोग समझे, मैं बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बात रख रहा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या चीज दिखाना चाहती है, किस बात का अहंकार उसको इतना हो गया है कि हिंसा का जवाब लिया है। उसका जवाब दीजिए, हमें कोई अहंकार नहीं। मतलब मैं ना बोलूं, मैं चुप हो गया। प्रियंका जी इन्हीं से बुलवा लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं हम तो बोल ही रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ना बोले क्या? सुनने को तैयार नहीं है। आप मुरादाबाद में सुन नहीं पा रहे हैं, वो भी हमने देखा। मतलब इसका मतलब है आप बहुत हतोत्साहित हैं, जनता से भाग रहे हैं, जनता से डरे हुए हैं। हमारी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। भाजपा का हर सदस्य, पूरी भाजपा इस समय विपक्ष का आवाज दबाती है। आप भी दबा, आप भी दबा लीजिए। आपका तो क्या होगा? गाना देखा सुना है ना आपने? आपका तरीका है
विपक्ष ने बोले अपनी बात, प्रियंका जी ने समय दिया है, आप नहीं बोलने दे रहे हो। चलिए बोलिए बोलिए, मैं सुनता हूं, बोलिए आप बोलिए। आप जब आदेश दें सर तब तो बोलूं मैं, आपके राज्य में कैसे बोल सकता हूं मैं? जी मैं कहना चाहता हूं प्रियंका जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कुशासन है, इसमें भाजपा के ही एक सांसद का बेटा कोई भी बेड न पाने पर हालात ये है कि पीजीआई तक मतलब देख लिया उसने और आखिर में दम तोड़ दिया। आज वो तार हो गए सांसद भाजपा के जो पूर्व सांसद थे। हालात ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, कानून व्यवस्था कितनी बदहाल है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, जनता खुद ब खुद जानती है। अब हालात ये है कि इनके अहंकार इस बारे में हो गया है कि अब ये मारपीट पे उतारू हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं कि मारपीट भी करेंगे, थाने में भी गुंडई करेंगे। तो अब इनका कोई फुर्सा हाल, भाई सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो अब हालात ये कहावत है जो इनके ऊपर लग रही है कि अब तो हम सब कुछ है, पूरी ताकतवर है, तो हमको किस बात का डर है, हम अराजकता करें, कुछ भी करें, हमारे ऊपर थोड़ी कोई जांच इतनी बड़ी होने जा रही है। इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। आखिर जनता के ही दरबार में जाना है, आपको 24 में भी जाना है, 27 में जाना है। अगर आप ऐसे कार्य करोगे जो अराजकता को आप कभी कहते थे कि नहीं होना चाहिए, उस तरह से अराजक व्यवहार करने लगे हो, सारे दल संस्कारी हैं और आज भाजपा ही अराजक इस तरह से जो पहले जो मैंने आजम खान जी के बारे में पहले आज वो मार्गदर्शक मंडल में है, जो पहले संस्कार की बातें कभी किया करते थे भाजपा के लोग। अटल जी तो है नहीं इस दुनिया में, और बाकी लोग जो है आज भाजपा के जो है मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं। भाजपा तो पता नहीं किस अहंकार में चल रही है इस समय, और किस बात का जो है उसको घमंड हो गया है इतना ज्यादा। अशोक जी से मैंने सवाल करे आजम खान जी के बारे में, अखिलेश जी के बारे में, करेगी, जिसे जाएगी पीट देगी, जिसे जाएगी मार देगी, फैला देगी, फैला देगी, काम होंगे नहीं, जो है लाल फिरसाही सारे काम आज दुनिया में जो घटना हुई थी भूमि विवाद इसमें कलम बंद किए हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। शासन बहाल है, आपका योगी शासन आज कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है। MOU हुए तो सपा के कार्यकाल में कितना काम हुआ फिर यूपी में? MOU आज धरती पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 साल बाद सपा के कार्यकाल में कितना काम हुआ फिर यूपी में जब योगी सरकार काम नहीं कर पा रही? तो अपनी बात पूरी कर लूं। आज 2 साल बाद भी जमीन चिन्हित की जा रही है, MOU दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कहीं पर भी। कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से कारोबार बढ़ेगा? पूरा देश बदहाल है, प्रदेश बदहाल है। आज 80 करोड़ लोगों को बताते हैं वोट पीठ होकर के सिगरेट लांग के क्यों अनाज दे रहे हैं 5 किलो, भुखमरी के कगार पर है, हंगर इंडेक्स पे इंडिया कहाँ है इसमें? हालात ये है, आपने तो बदहाल कर दिया। IMF की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो बिल्कुल समझ लीजिए कि चेतावनी आ गई है कि जिन पे अपने मुखिया और अपने समाजवादी पार्टी के नेता के बारे में जवाब नहीं होते, पूरे देश को बेच हैं। मतलब इतना बीजेपी ने इतना काम नहीं किया कि आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अनाज पे भाग रहे हैं, दुकान पे भाग रहे हैं। जी प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी पूछ रही है अपने प्रदेश में आपने क्या विकास किया, बता दीजिए प्रियंका जी, जिसे हमने छोड़ दिया अधूरा। अशोक जी और प्रदीप जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, मेरा नाम प्रियंका नहीं, मेरा नाम स्वीटी है, तो कृपया करके स्वीटी करके संबोधन कीजिए, आप ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा प्रीति जी ऐसा बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ प्रीति जी, सच्चाई ये है इस प्रदेश के अंदर जो बदहाली इस समय है प्रदेश ने कभी देखी नहीं थी, और इस समय के जो हालात देश के हैं, देश पिछले के प्रदेश को बड़ा कर दिया गया है और आज देश में कहीं पर रोजगार है, प्रदेश की लाइफ 24 घंटे पर है। प्रीति जी सीमा पर है, फुटपाथ पे आपने सोना लगवा दिया था चमक के लिए। आप तो इतना विकास करके गए थे कि यहाँ तो बिजली की इतनी भरमार थी, पूछिए मत, कपड़े सूखते थे तारों पे। आप कितना बिजली की क्या हालत है, कितनी महंगी बिजली है। ठीक है, आशीष जी अपनी बात रखिए, इसके बाद मैं आप दोनों ठीक है प्रदीप जी, ठीक है अशोक जी, बहुत वक्त दे दिया मैंने आप दोनों को। आशीष जी बात रखिए। स्वीटी जी देखिए क्या हो जा रहा है कि एक दूसरे को ओवरलैप करने के चक्कर में बातें दब जा रही हैं। निश्चित तौर पर प्रदीप जी सब कुछ बताएंगे, प्रदीप जी कभी ये नहीं बताएंगे कि 2017 के पहले या 2015 के पहले प्रति यूनिट दर क्या थी बिजली की दर, ये नहीं कहेंगे। बिजली बहुत आ रही है ये कहेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि
आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए हुए काम को पीता काटते काटते योगी जी का पूरा पहला टर्म ही निकल गया। और दूसरा टर्म भी उनका वो है कि जो जो योजनाएं उन्होंने चलाई थी, जो योजनाओं की उन्होंने मांग की थी, और लेकिन हुआ क्या, 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ जाती है। सरकार आने के बाद सबसे पहला काम अगर कुछ करते हैं तो वो इस तैयारी अपनी करते हैं कि अगर हमें 17 में सरकार बनानी है तो अखिलेश यादव के पर कतरने होंगे। तो पर कतरने का सिस्टम क्या किया उन्होंने, अखिलेश यादव जी सर पीटते रह गए कि भैया हमको राज्य को चलाने के लिए फंड दीजिए, राज्य को चलाने के लिए योजनाओं को करने के लिए फंड दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद अखिलेश यादव जी ने जितना कार्य हो सका उन्होंने सदन के पटल पे उसका नकाशा बना के रख दिया। अब वो आने के बाद वो काम जो थे योगी जी ने अपने स्टार्टिंग के 1.5 साल जो है सिर्फ एक्सप्रेस वे को खोदने में डाल दिए। अरे अखिलेश यादव जी का कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान, कम से कम बात तो अच्छे से रखिए। लेकिन 1.5 साल अगर बात अच्छी नहीं रखते मत रखिए। अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव भाई हैं 11,000 करोड़ के रिबन काट वाला है, तो बोलिए कीजिए जो अखिलेश यादव ने प्रोजेक्ट की मांग की है उसको स्टडी करते हैं। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की विकास की नींव रखने के लिए अखिलेश यादव जी अगर विकास किया तो बता दीजिए कितना फंड छोड़े गए थे। अखिलेश यादव जी के कामों को गरीब को बहुत करे गए थे यहाँ पे। तौर पर मैं कभी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, सिंचाई विभाग को तनख्वाह नहीं दी, किसान ढूंढ रहे थे पानी के लिए, भारतीय जनता पार्टी सिंचाई विभाग में नहीं है, नहर खुदवाई हो, बुलडोजर चला, बोले जा रहे डाटा लिया ये साहब लोग अच्छा नहीं लगेगा बोलना। कभी MLC बना दिए गए, कभी सम्मान के साथ में आज खुले मैदान में घूम रहे, यही चीजें हैं। और यहाँ तक कि प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। न्याय पुलिस की गिरफ्त में रह के लोगों पर गोलियां बता दीजिए अखिलेश जी के बता दीजिए, गरीबों को होती है। मैं बोल दूंगा भाई हमारी सरकार कुछ काम नहीं करेगी, बिजली महंगा उत्तर प्रदेश किसान भी ईमान कर रहा, आपको कहना पड़ रहा है कि यही योगी जी थे कोविड के शासन काल में, ये लोग का पूरा समय इसमें बीत गया। कहते थे अखिलेश यादव जी और विपक्ष का नेता कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मोदी जी ने लोगों का पेट भरा। अरे मुझे भैया 4 काम बता दीजिए, 4 काम बता दीजिए, 5 काम मुझे बता दीजिए, अखिलेश यादव के बता दीजिए मुझे ये काम करे हो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी सुल्तानपुर सोनिया गांधी ने क्या विकास किया है, सोनिया गांधी जी के बताइए क्या विकास किया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आप आगे हो और रण छोड़ उत्तर प्रदेश उनको फोन आते थे, जिनका नाम है राहुल गांधी, याद होगा। तो मैं कहता हूँ मेरठ में रहिए, मेरा मोहम्मद आशीष जी कोविड के काल में कहता रहा हूँ जो भाषा है उस समय राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से हार के भागे यहाँ से हारा के भेजा कहीं नहीं मिलता था, तो थोड़ा सा दिलाने के बारे में आप व्याख्या कीजिए करते थे। 4 काम तो कांग्रेस के बता दो भाई, पुरानी कांग्रेस क्या दिया कि अखिलेश यादव अपने बंद मकानों से एसी के कमरे से निकले ही नहीं, और अभी कह रहे वो हॉस्पिटल में जाके लोगों को धमका रहे थे। अरे भैया वो धमकाना किसको बोलते हैं पता है? धमकाना उसको कहते हैं अगर मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं किसी अस्पताल में जाऊं, उनसे पूछूं कि भाई लोग इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, एक के ऊपर एक लोग क्यों पड़े हुए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? तो डॉक्टर भी कितने पढ़े लिखे होते हैं, हमको सरकार पढ़े लिखे नहीं है, क्या कहते हैं वो डीन के पास जाते हैं और डीन को कहते हैं करो, थोड़ा सा लैंग्वेज को देखना चाहिए। आप मुख्यमंत्री रहे हो, आवाज हम कैसे पता कितनी पढ़ाई पढ़ती है? गंगा अखिलेश जी के परिवार में कितनी पढ़ाई पड़ी होगी, इतनी इतिहास है, तो थोड़ा समझिए चीज के बारे में। नहीं भूलेगा कोई, जो बोला आशीष जी बोले जा रहे हैं कुछ भी नहीं पता। ठीक है आशीष जी, एक बार प्रदीप जी की भी सुन लेते हैं। पुलिस डंडों से पीट रही थी और सर्वे करवाया गया था कि आप अपने प्रदेश को वापस लौटे हो। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अब आपको दोबारा प्रदेश जाने की जरूरत नहीं। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर धनोज जी के पास जाऊंगी। और इस समय मैं मुंबई में हूँ। ठीक है प्रदीप जी जल्दी। देखिए ऐसा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं तो मुझे सुल्तानपुर में क्या गठबंधन है, अरे तो गठबंधन, अपना गठबंधन तो बताएं क्या करा है राहुल गांधी ने। 5 साल अपने प्रदेश के लिए एक चीज और सांसद रहे मेरे प्रदीप भाई, बताइए क्या करा सोनिया गांधी ने, क्या करा सुल्तानपुर में, क्या विकास किया बताइए। योगी आदित्यनाथ काम नहीं, पार्टी के आप नेता दिखाइए, आप बोलिए हरा के भेजा बहुत बुरी तरीके से राहुल गांधी को, 1 लाख हरा के भेजा राहुल गांधी को।
आपने उसको लेके काम किया है और आज तक आपका वही फीता काटते बनाते समाजवादी पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास है। योगी आदित्यनाथ की भाषा और आरएसएस की भाषा उनकी न होती तो एक इंजीनियर की कला उत्तर प्रदेश को बनाने में क्या होती है ना, शायद ये 5 साल का अगर पूरा कार्यकाल अखिलेश यादव को मिल गया होता है तो आप देख राहुल गांधी इंजीनियर है क्या? राहुल गांधी इंजीनियर है या प्रियंका गांधी इंजीनियर है या फिर सोनिया इंजीनियर है? गांधी परिवार ग्रेजुएट भी नहीं है, बड़े नेता है। गांधी परिवार ग्रेजुएट भी नहीं है। महिलाओं के बल बताऊं आप सबसे पहले उठ के आवाज उठाते हैं। कह रहा हूँ मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा तो की बेटी का जिसका पूरा बोलने से पहले पता होना चाहिए पेरोल के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ठीक है, धनोज जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। धनोज जी, जो इल्जाम यहाँ पे आशीष जी द्वारा लगाए गए हैं कि अखिलेश यादव कार्य किया है और फीता जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कटा गया है, आपने बहुत करीब से राजनीति देखी है, क्या ये सही आरोप है या निराधार है? इस आरोप में कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो अखिलेश यादव चुनाव क्यों हार जाता है? और हारे हुए लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव पहले अपने वजूद को ढूंढे, कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को ढूंढे। अभी ये लोग नगन है, इन लोग को खोज रहा है यूपी में लोग कि हो कहीं कि नहीं हो। आऊंगे अशोक जी। सवाल यह है कि मेरठ की लड़ाई कहां पर आई, ये लोग कहां लेके गए, इसका मंशा समझिए। इसका मंशा विकास का नहीं है। अगर विकास का होता तो लड़ाई क्यों करता? क्यों कहता है कि उस इलाके में टैक्स नहीं लगेगा? सवाल यह उठ रहा है कि मुद्दा आज मेरठ में, अब आशीष जी की बात का मुझे जवाब देना होगा। यह कह रहे थे एमएलसी आया बीच बचाव करने, और एमएलसी भी वहां का एक सम्मानित मेंबर होता है, बोर्ड मेंबर। इन्होंने कहा देखिए इनके प्रवक्ता को टीवी पर आने से पहले सोच लेना चाहिए कि भाई हम क्या बोलेंगे। जो भी एमएलए एमएलसी तो आशीष जी आधी अधूरी जानकारी लेके आए हैं, मतलब बोलने तो दीजिए मुझे। अरे बोलने तो दीजिए मुझे डॉक्टर, अरे भैया मुझे बोलने दीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा था तो पहले बोलने तो दीजिए ना। आपने क्या कहा? जनता ने सुना। बहन को गाली दे, अरे तो सुन लिए तो है, आप सुनिए। एक बार नाम नहीं निकल सकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। मैंने तो ये भी कहा योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, तो कांग्रेस को भी अधिकार योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, कांग्रेस को भी अधिकार नहीं दिया है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार जी वही बात नहीं दिया है जो भारतीय जनता दूसरे पार्षद को कुछ बोले। आप जरा सुन तो लीजिए, विचलित होते हैं। क्या सुन ले? आप यहाँ पहले आपने शुरुआत क्या की? आपने शुरुआत क्या की कि मुझे अध्ययन नहीं है, अध्ययन होता नहीं बोलते। वो पिछले का मंत्री सदस्य होते, बोर्ड मेंबर होते हैं के अंदर। अरे भैया उस जिला का विधायक एमएलए मंत्री सांसद आपको पता नहीं मेंबर होता? आपको पता है? मैं आपको पता है मेंबर होता है? अमेठी में मेरे एक मित्र की लाश 3 दिन बाद मेरे, अरे भैया बिहार में नाम है एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हो गया, मिलती है राहुल गांधी को खोज रहे हैं, बिहार वाले खोज रहे हैं, ठीक है, सत्ता वाले को खोज रहे हैं, ठीक है, जदयू को खोज रहे हैं। इनको पता नहीं है कि एमएलसी बोर्ड का मेंबर होता है। मतलब ये नहीं होता है किसी की माँ बहन को गाली देगा, किसी को शुरू कौन किया? अरे शुरू कौन किया? वीडियो देख लो, आप वीडियो देखो। आप वीडियो देखने की बात कर रहे हैं? नसीहत दो धर्मेंद्र कुमार का, आप अपने पार्षद को नसीहत दो ना। धर्मेंद्र कुमार, ठीक है, पहली बात तो कांग्रेस का पार्षद यहाँ पे मौजूद नहीं था धनोज जी, अशोक जी का पार्षद मौजूद था। अशोक जी बात रखिए, ठीक है, 1 मिनट। अशोक जी बात रखिए, इनका दोस्त है ना, गठबंधन की भी बात कर रहे थे। ठीक है, इनका दोस्त है ना। अशोक जी की बात करिए। इनका दोस्त नहीं है, दोनों गठबंधन बनाओ। परेशान कराइए इनको। इंडिया का गठबंधन मुझे ऑडियो गिरवाना पड़ेगा। 1 मिनट, अशोक जी बात रखिए। जी प्रीति जी, मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। पहले शांत हो जाएं भाई साहब लोग। हो गए बात। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत से आरोप भाजपा के भी प्रवक्ता लगा रहे थे, और जो है आपके धनोज जी ने भी कुछ टिप्पणियां ऐसी की हैं। मेरे धनोज जी नहीं आपके नहीं, मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ आदरणीय बुद्धिजीवी सभी तरह से उपमाओं से अलंकृत बोलते हैं। धनोज जी ने जो कहा है, सुधर जाइए भैया। उत्तर प्रदेश वाले सुधार दिया आपको, आपका और सुधार देगा, थोड़ा सुधार जाइए। आप जो भी भाषा प्रयोग करें, आप आदरणीय हैं, आप आदरणीय हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बहुत महान हैं। सुधार देंगे उत्तर प्रदेश वाले, राजनीतिक सुधार देंगे।
आप जो भाषा का यूज करते हो सुधार देंगे आपको। मैं भाषा अच्छी बोल रहा हूँ, आप जो भी समझे तो सुधार करो। आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपको बुरा करो, ये तारीफ होता है। मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं बुद्धिजीवी कह रहा हूँ आपको, आपको आदरणीय कह रहा हूँ, और क्या कहूँ आपको। मैं कहना चाहता हूँ, आप हार से डरते हैं। दुनिया में हार और जीत दो ही चीजें होती हैं, कभी इसका कोई भी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, जो कि आपने की, ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस समय जो मौजूदा शासन है योगी जी का, आज 6.5-7 साल होने जा रहा है, हालात ये एक भी विद्युत इकाई नहीं लगी है, विद्युत उत्पादन की इकाई नहीं लगी है उत्तर प्रदेश में। जो अखिलेश जी के समय में था वही है। विद्युत का मूल्य इतना बढ़ गया है, कमर टूट रहा है। किसानों के लिए वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया माफ करने का, कम करने का। नंबर 1 चीज। नंबर 2, आज मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बोल नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। 350 रुपए का बेचते थे। प्रीति जी इनको शांत कर दीजिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट दे दीजिए। मैं विपक्ष हूँ, मैं विपक्ष हूँ, तानाशाह नहीं बोलने देता है विपक्ष को। विपक्ष थोड़ा झूठ बोलेगा, मैं विपक्ष हूँ, तानाशाह हो तुम, तानाशाह। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। प्रीति जी, मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ी है। आज पुलिस मुख्यालय जो बना है वो पूरे उत्तर प्रदेश का जो है चित्र गवारा कर, चित्र दिखाता है कितना बढ़िया बना है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। आज 100 नंबर जो दिया अखिलेश जी ने, इतनी बढ़िया व्यवस्था दी, आज 112 होकर के आज फिर लचर हो गई है। आज इकाना स्टेडियम जो पूरा विश्व स्तर का स्टेडियम है, अखिलेश जी ने दिया। आज रिवर फ्रंट को ठीक कराया। आज जो है आगरा एक्सप्रेसवे पर जेट विमान उतरे, उससे मजबूत सड़क कोई नहीं है। जो इधर लगे उसमें गड्ढे पड़ गए 5 दिन के अंदर। हालात ये है, जो विकास माननीय अखिलेश जी के समय में हुआ है वही दिखाई दे रहा है। इनका कोई विकास उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जनता जानती नहीं क्या? जनता ने आपके बहकावे में आकर के आपको 17 में वोट दे दिया, और 22 में आपने जबरन गलत तरीके से जो है प्रयोग करके जो है अपना, और उसको जो है एन केन पकारे। ईवीएम खराब था क्या? 22 में ईवीएम खराब था? क्यों नहीं ईवीएम था, उसमें ईवीएम का भी था। और एन केन पकारे अधिकारियों का तमाम चीजों को करके, और 500 कहीं 400 कहीं इस तरह से वोटों से आपने सत्ता हथिया लिया। तो सच्चाई ये है, हेरा फेरी करके 22 में जीत ली है बीजेपी, है ना जी। सच्चाई ये है, और काम करना नहीं है, खाली प्रपंच करना है। अधिकारियों काम करो, नहीं तो देख खाली छल ठीक है, चलिए जवाब भी ले लेते हैं प्रदीप जी। जनता तैयार बैठी है 24 में आपको विदाई के लिए। 27 में योगी जी की भी विदाई हो जाएगी। 22 में भी विदाई होने वाली थी, 22 में भी विदाई होने वाली थी। कोई कहीं से कुछ भी मिल रहा हो, आपकी थोड़ी सी कमी है अशोक जी, जवाब ले लेते हैं। नहीं होगा जी। देखिए, मैं तो लास्ट बोलूंगा। देखिए, मैं अशोक जी की बात को, मैं बिल्कुल अशोक जी की बात को बड़ा करता हूँ। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं तो जनता की अदालत कोई भी आप तो बिजली उत्पादन जनता की अदालत में अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। मूल्य इसका जनता की अदालत बिजली का यादव को हरा के भेजा, बदायूं से हरा के भेजा। बुलबुले की तरफ सांसद नहीं, इस बार पानी के बुलबुले की तरफ जनता को कर रही है। 24 में जनता की अदालत इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती तक खड़ा हुआ है, और इंडिया गठबंधन आपको 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन आपको जो है हराने दे रहा है। मैं कह रहा हूँ अकेले पानी देने जा रहा है। जनता आपके खिलाफ है, जनता लामबंद है, जनता मुख्य मुद्दों को चुनाव होने जा रहा है। आप कहीं टिकने वाले नहीं हो। क्या भैया, तुम्हें हिम्मत है इतना जनता का भले का काम कर रहा है, और जनता आपको जो है बैकफुट पर कर चुकी है इस समय जी। पिछड़ा दलित अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी सुन लीजिए, ये सारा पीढ़ी आपको जो है इंडिया को हराने जा रहा है, बुरी हार हराने जा रहा है इस समय देश के अंदर जी। अशोक जी, अगर आप हराने जा रहा है, आप में इतनी हिम्मत है, अखिलेश यादव जी में इतनी हिम्मत है, तो आप चुनाव क्यों हिम्मत है? हमारी हिम्मत जनता से आती है। लड़ने की बात तुम नहीं हो, जनता के तुम भी हो। अरे भाजपा जनता के नाराज है, हम जनता के साथ है। जनता की बेहद मांग पर हम आप पसीने हो रहे हैं। स्वीटी जी,
भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जनता ने समर्थन देके चुनाव जिताया है, ठीक है। यानी कि 2022 में हेराफेरी नहीं की है बीजेपी ने। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, हेराफेरी जो होती है ना, प्रशासनिक अधिकारियों को डराना, धमकाना, बैलेट पेपर के साथ में खिलवाड़ करना, अच्छा, ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ करना, ये सब देखिए, अभी इसको जब चुनाव बीत चुका है तो उस बातों को वापस से घसीट पीट के कोई अर्थ नहीं उसका। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि कहीं ऐसा आपने देखा था क्या कि कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा रहा हो और उसके सामने कोई उम्मीदवार ही न खड़ा रहा हो, या फिर उस उम्मीदवार को कोई मतदान ही जनता ने न किया हो? ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया के गठबंधन के साथी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जो ध्रुवीकरण यहाँ वहाँ होता था, वोटों का बंटवारा होता था, उसको एकजुट कर इस बार इंडिया का गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और याद रखिएगा, हमारा मुद्दा सिर्फ ये होगा, महिलाओं पे बढ़ते कांग्रेस के पास अभी चुनाव अकेले नहीं लड़ने की बस की है, तो बैसाखियां ढूंढ रही है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, विभिन्न दलों को लेके, क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी है कि मेरे बस की नहीं है। उल्टा तो इंडिया के पास एनडीए में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पार्टियां हैं, ज्यादा एनडीए की हालत तो ऐसी हो रही है, अपने दल भी है जो विधानसभा चुनाव हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, मैं राहुल गांधी परिवार में पूरी कांग्रेस मोदी जी की तो मजबूरी ऐसी हो गई है कि विश्व गुरु इतनी बड़ी पार्टी के बड़े बुराई करते करते देश विरोधी अपने आप में इतने एक प्रभारी 40 के बजोड़ना पड़ रहा है, वो भी पैर पकड़ के कैसे लोगों को पता है, जिससे कभी लोकसभा लिखा भी नहीं होगा। चुनाव लड़ने की बात छोड़ दीजिए, लोकसभा विधानसभा जिससे कभी जीवन में लिखा ही नहीं है। ना तो राहुल गांधी बहुला जैसे ही इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा तो आज कांग्रेस का जनगणना पर ये होगा, लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा। अब जो यात्रा देखते रहिएगा, इनके कुनबे में से कितने बड़े दल निकल के जो जाति के नाम पर वोट लेते हैं, वो निकल के वहां यात्रा निकालने लगे भी आने वाले। अब राहुल गांधी निकल यात्रा फिर निकालना शुरू कर रहे हैं कि जातीय राहुल गांधी को देखना पड़ेगा जनगणना के नाम पर आरएसएस पहले से तिल मिला गई है, और जब आरएसएस तिल मिला गई है तो मोदी जी की क्या मजल की एक कदम आगे बढ़ के दिखाएं। बता दीजिए, सोनिया घुमाते हैं ना जो दो काम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ ले उसको, और 15-20 वर्ष जातिगत जनगणना के समर्थन में लोग हैं, पार्लियामेंट रहे, जितनी हिस्सेदारी है, उन्होंने कुछ करके अच्छा चीज दिखाई, उतनी भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी क्या करेंगे इसमें? पिछड़े समाज का हर व्यक्ति आगे आए, और इंडिया इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आपकी जा रहा हूँ, ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है, और ऐसे में देखिए मेरठ नगर निगम में ये जो लात घुसे चले हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उम्मीद यही है कि मेयर जल्द से जल्द कार्रवाई करें इन पार्षदों के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष साझा करने के लिए। तो एमएलसी को धक्का दिया गया, सदन में लात घुसे चलेंगे, मामला इतना आगे बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। अब सवाल यह है कि मेयर की कार्रवाई कब तक होती है और किन किन पे कार्रवाई देखने को मिलती है, कितना वक्त और लगता है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।